हेलो बच्चों, कैसे हो? नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका नाम क्या था हमारे पास? डेटा डिक्शनरी। और डेटा डिक्शनरी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या माना गया था? डीबीएमएस का कंपोनेंट माना गया था। हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट माना गया था। और डेटा डिक्शनरी को स्टडी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और टेक्निकल टर्म्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें टेबल बनाना पड़ता है। और टेबल हमें क्या करने पड़ते हैं? आपके टेबल के अंदर जानकारी सेव करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। टेबल दो तरह के होते हैं मेरे पास। एक का नाम सिस्टम डिफाइंड टेबल है, एक का नाम यूज़र डिफाइंड टेबल है। जब भी टेबल का ढांचा बनेगा, चार चीज़ें स्पेसिफाइड करेंगे। फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, फील्ड का डेटा टाइप हो गया, फील्ड का कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट चार तरह के थे हमारे पास। आपका रेंज कंस्ट्रेंट हो गया, नल कंस्ट्रेंट हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हो गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गया। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है सेल्फ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है बच्चों? तो ये जानकारी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप पिछला लेक्चर भूल चुके हैं तो एक बार दोबारा देख लीजिए। इनफैक्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या जानकारी दिया था कि हम डीबीएमएस के क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। और डीबीएमएस के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला नाम था डेटा डिक्शनरी हो गया, दूसरा नाम एसक्यूएल हो गया, तीसरा नाम रिपोर्ट जनरेटर हो गया, चौथा नाम मेरे पास यूजर्स नाम का हो गया, पांचवा नाम लेटर से मेरे पास मिडलवेयर हो गया या होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस हो गया, और छठा नाम मेरे पास क्या था? आपका डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गया। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको जानकारी दिया था। फिर हमने कहा था कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा डिक्शनरी। पर मैंने कहा था डेटा डिक्शनरी अपने में काफ़ी खतरनाक टॉपिक है, इसके लिए हमें टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ेगा। और टेक्निकल टर्म्स में हमने क्या पढ़ा कि टेबल हमारे पास क्या होता है। और हमने क्या बताया कि जब भी टेबल के अंदर जानकारी सेव करनी है तो हमें ढांचा बनाना पड़ेगा। ढांचा बनाते समय हम कितनी जानकारी स्पेसिफाइड करेंगे? चार जानकारी। फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, फील्ड का डेटा टाइप हो गया, फील्ड का कंस्ट्रेंट हो गया। नाम का मतलब क्या था? हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम। साइज का मतलब क्या था? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है जी, एक फील्ड को हम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हैं। डेटा टाइप का मतलब मेरे पास क्या था? नेचर ऑफ द फील्ड वैल्यू। फील्ड का नेचर हमारा अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, आपको पता है इसके बारे में। और लास्ट चीज़ मेरे पास क्या था? बंदिशें। बंदिशों को हमने क्या नाम दिया था? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कितने तरह के थे? चार तरह के। कौन कौन से? एक का नाम था रेंज कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, और एक मेरे पास था आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसको हमने क्या नाम दिया है? सेल्फ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जानकारी आज हमें डिस्कस करनी है कि ये कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, बंदिशें क्या होती हैं, रेंज कंस्ट्रेंट से क्या तात्पर्य है, नल कंस्ट्रेंट से क्या तात्पर्य है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या बताना चाहता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बताना चाहता है, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। और ये सारी हमारे पास क्या टेक्निकल टर्म्स हैं। जब ये सारी टेक्निकल टर्म्स का ज्ञान हमारे पास आ जाएगा तो हम बैक टू पवेलियन कहाँ जाएंगे? डेटा डिक्शनरी के पास। और हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि डेटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जब हम कहते हैं फील्ड कॉन्स्ट्रेंट हमें डिस्कस करना है तो उसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द फील्ड्स। कह रहा है वो बंदिशें जो हमारे फील्ड के साथ जुड़ी हुई हैं उसको हमने कंस्ट्रेंट का नाम दिया है। हमने कहा चार तरह के होते हैं, होते बड़े सारे हैं, पर अब अभी हम मेजरली कितने पढ़ रहे हैं? चार। पहला नाम रेंज कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। बारी बारी इनके बारे में हम जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। पहला नाम मेरे संपर्क में आ रहा है रेंज कंस्ट्रेंट। ठीक है जी? अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या होता है। मान लो ये मेरे पास एक फॉर्म है। इस फॉर्म में मेरे को एम्प्लॉय का नाम भरना है, मेरे को एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर या कोड भरना है, मेरे को एम्प्लॉय की यहाँ पे लेटर से आपकी सैलरी भरनी है, और मेरे को यहाँ पे लेटर से एम्प्लॉय का एड्रेस भी आपका स्पेसिफाइड करना है। ये मेरा एक डेटा एंट्री फॉर्म है जहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में जानकारी भरी जाएगी। और यहाँ पे ओके नाम का बटन आ गया मेरे पास, यहाँ पे कैंसिल नाम का बटन आ गया, ये बटन मेरे पास आ गए। ठीक है बच्चों?
अब हमने सैलरी में क्या लगा दी, एक बंदिश लगा दी। बंदिश को मैंने क्या नाम दिया कि मैंने रेंज कंस्ट्रेंट लगा दिया, रेंज वाली बंदिश लगा दी। जब मैं रेंज कंस्ट्रेंट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें स्पेसिफाई करूंगा। एक तो मेरे को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी आपकी मिनिमम रेंज हमारे पास क्या होती है, और एक हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपका मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या होता है। लेटेस्ट से हमने डिसाइड करा कि बंदे की मिनिमम तनख्वाह कितनी रहेगी 5,000 रुपये, और हमने कहा मैक्सिमम तनख्वाह हमारे पास महीने की कितनी रह जाएगी, लेटेस्ट से आपका 5 लाख रुपए। यानी हमारे पास सस्ते से सस्ता एम्प्लॉय जिसको इंटर्नशिप कहते हैं उसको हम 5,000 देते हैं, और हमारे पास जो महंगे से महंगा एम्प्लॉय होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा या एथिकल हैकर होगा या सिस्टम एनालिस्ट होगा या सिस्टम डिज़ाइनर होगा या सिस्टम डेवलपर होगा या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा या कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा या चीफ टेक्निकल ऑफिसर होगा, जो भी होगा उसकी जो मैक्सिमम तनख्वाह रहेगी वो 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से रहेगी। यानी 60 लाख रुपए का साल का पैकेज वो कमा लेगा। हमारी छोटी सी कंपनी है, इससे ज़्यादा तनख्वाह हम नहीं दे सकते। तो ये बंदिश हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी, लगा दी। किसके साथ, एक फील्ड के साथ लगा दी, और इस फील्ड का नाम मेरे पास क्या, आपका एम्प्लॉय का सैलरी। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि फील्ड को हम फील्ड के नाम से भी जानते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, और डेटा आइटम्स के नाम से भी जानते हैं। बार बार मैं चीज़ें आपकी रिपीट करवाता रहता हूँ ताकि आप इससे भूलें ना, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमें इसका डेटा एंट्री करना था, वैल्यू डालनी थी, तो मान लो हमने यहाँ पे क्या भर दिया, एम्प्लॉय भर दिया, हमने एम्प्लॉय का कोड भर दिया। अब सैलरी भरने की बात आ रही है। मान लो सैलरी मैंने क्या डाल दी, 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये अगर मैंने यहाँ पे डाल दी तो आप क्या बोलोगे, सर बदले में हमें क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा। और एरर मैसेज क्या मिलेगा कि आपकी सैलरी 5,000 से कम नहीं हो सकती। ठीक है जी, चलो पहला एग्जाम्पल ये हो गया मेरे पास। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ये लेके चलो कि मैंने यहाँ पे सैलरी कितनी डाल दी, मैंने 4,000 नहीं डाली, बल्कि मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दी आपकी, कोई अच्छा सा रंग लेते हैं, लो हरा ले लेते हैं। तो हमने सैलरी कितनी डाल दी यहाँ पे आपकी, हमने डाल दी यहाँ पे 8 लाख रुपए। अब आप क्या बोलोगे, सर 8 लाख के लिए भी बदले में हमें क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा, क्योंकि जो हमारी सैलरी की रेंज है वो आपकी कितनी है, वो रेंज मेरे पास है आपकी 5,000 से लेकर 5 लाख के बीच में। ठीक है बच्चे, तो जब मेरा सैलरी का फिगर आपका यहाँ पे रेंज के अंदर नहीं आएगा तो बदले में क्या मिलेगा, एरर मैसेज। मान लो फ्यूचर में आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, सैलरी में मज़े लेने के लिए, एम्प्लॉई मज़े ले सकता है, आपने मज़े लेने के लिए यहाँ पे 0 डाल दिया कि एम्प्लॉई की तनख्वाह 0 है, तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि वैल्यू एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, या बदले में एरर होगा, क्या होगा। तो बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि यहाँ पे बदले में क्या होगा, हमारा एरर मैसेज आएगा, क्योंकि ये अगेन जो मेरा सैलरी का अमाउंट है मेरी रेंज से बाहर है। रेंज मेरी 5 लाख से लेकर 5,000 से लेकर 5 लाख की थी। हमारी बंदिश थी, हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी, इसलिए हमने ऐसी बंदिश लगा रखी है। तो जब मैं इस तरह की लिमिटेशन लगाऊंगा, इस तरह की बंदिश लगाऊंगा, तो बेटा इसको बदले में हम क्या नाम देंगे, रेंज कंस्ट्रेंट का नाम देंगे। ठीक है बेटा, ये रेंज कंस्ट्रेंट की इन्फॉर्मेशन आपको एक टॉपिक आता है बग बाउंटी के नाम से, एथिकल हैकिंग के अंदर एक टॉपिक आता है बग बाउंटी के नाम से। वहाँ पे ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, बग बाउंटी का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो बग बाउंटी क्या होता है आगे समझेंगे। कंपनियों के बड़े बड़े बग्स आप फाइंड आउट करेंगे और कंपनी उसके बदले में आपको रिवॉर्ड देगी, इनाम देगी, है ना। कम से कम अगर मैं बग बाउंटी की बात करूंगा तो कंपनियां बोलती हैं हमारे वेबसाइट में आइए, हमारा बग बाउंटी निकालिए, हम आपको $50 से लेकर तकरीबन आपका $4,000 तक की पेमेंट आपको दे सकते हैं। बताओ कितना, $4,000 तक की पेमेंट दे सकते हैं। तो मान लो मैंने कहा भाई मेरा 80 रुपये, 85 रुपये या 90 रुपये का डॉलर है, तो यानी मोटा मोटा कहने का मतलब है 5,000 रुपये से लेकर आप 4 लाख रुपये तक अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से कमा सकते हैं बग बाउंटी के अंदर। काफ़ी सारी मार्केट में वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। हैकर1 नाम की एक वेबसाइट है, बग क्राउड नाम की एक वेबसाइट है, 15-16 वेबसाइट है, वो सारे नाम मैं आपको बता दूंगा। वहाँ जाकर आप सर्च करिए, कंपनी ने ओपन अनाउंसमेंट कर रखी होती है कि आप हमारे अंदर कमियां निकालिए। अगर आप कमियां निकालेंगे, आप रिपोर्ट बना के भेजेंगे, तो हम बदले में आपको रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे, उसको हम बग बाउंटी कहते हैं। तो इस तरह की हरकतें जब हम चेक करते हैं कि भाई क्या कंपनी के अंदर वैलिडेशन कंट्रोल ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कहीं वेबसाइट ऐसी तो नहीं बनी है कि वो एक ऐसी वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है जिसको वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कंपनी की वर्किंग ख़राब हो सकती है, तो जायज़ सी बात है
उस समय अगर हम उस कंपनी को इन्फॉर्मेशन देंगे, इस तरह की जानकारी देंगे, तो हमें इनाम मिलेगा। फिलहाल मारो गोली, बग बाउंटी क्या होता है, बात क्या टॉपिक है। अभी हमने यहाँ पे ये समझा कि रेंज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कह रहा है ऐसी बंदिश जहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, जहाँ पे मिनिमम रेंज लगा रखा है, मैक्सिमम रेंज लगा रखा है, उसको टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया, रेंज कंस्ट्रेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए, ये जानकारी हमारी रेंज कंस्ट्रेंट के बारे में है। पॉज करके इसको रिकॉर्ड करते रहना। अब अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, अगली चीज़ हमारे पास आ रही है, चलो रेंज कंस्ट्रेंट तो हमारे पास हो गया। अगला कंस्ट्रेंट आ रहा है मेरे पास नल कंस्ट्रेंट। नल कंस्ट्रेंट, नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है मेरे पास एम्प्टी या ब्लैंक। एक बात का ध्यान देना कि नल का मतलब शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता। क्या बोला मैंने? नल का मतलब जीरो नहीं होता। जीरो को बकायदा हम लोगों ने क्या नाम दिया है, उसको बकायदा हम लोगों ने अर्थमेटिक वैल्यू का दर्जा दिया हुआ है। तो ये जो हमारा ब्लैंक है, एम्प्टी है, रिक्त स्थान है, उसको नल का नाम दिया हुआ है। मेरे पास एक फील्ड है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय कोड। कंपनी में हर एम्प्लॉय को क्या मिलता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। और आइडेंटिफिकेशन नंबर देना एम्प्लॉय को हर कंपनी के लिए क्या होता है, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। जैसे अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 18 साल से ऊपर की उम्र है तो आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड रहेगा, आपके पास पैन कार्ड रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, शेयर बाज़ार का अकाउंट खुलवा सकते हो, और फिर शेयर बाज़ार के द्वारा आप खूब सारा पैसा कमा सकते हो। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है। तो बिना आधार कार्ड के, बिना पैन कार्ड के डीमैट अकाउंट आपका नहीं खुलता। हाँ, वो बात अलग है, कुछ हरकतें होती हैं कि इलीगल तरीके से भी ट्रेड करा जा सकता है। फिलहाल उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो यूट्यूब वाला वीडियो मेरा बैन कर देगा। ठीक है जी। तो अभी हमने यहाँ पे क्या जानकारी दी कि भैया हमारे लिए एम्प्लॉय कोड डालना कंपलसरी है। अब ये जो मेरा एम्प्लॉय कोड है बच्चों, कल को मान लो किसी एम्प्लॉय ने डेटा फीड करते समय, डेटा एंट्री करते समय क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। और इस एम्प्लॉय कोड के साथ हमारे डेवलपर ने क्या लगा रखी थी, बंदिश लगा रखी थी। बंदिश का नाम क्या था, नल कंस्ट्रेंट नाम की बंदिश थी। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बंदिश। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला, बंदिश। किसका मतलब है, नल कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट का मतलब है, तो हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी कि अगर गलती से भी एम्प्लॉय जो डेटा एंट्री कर रहा है अगर उसको ब्लैंक छोड़ देगा तो बदले में क्या मिलेगा, बदले में मिलेगा एरर मैसेज। चाहे वो जानबूझ के करे, चाहे वो गलती से हो जाए, चाहे वो अनइंटेंशनली हो, चाहे वो डेलिबरेटली हो। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के हो या गलती से हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन है वो बदले में क्या रिफ्लेक्ट करे, आपका एरर मैसेज रिफ्लेक्ट कर दे कि भाई दिस कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने नल कंस्ट्रेंट लगा रखा है। और अगर हमारा ये ब्लैंक छूटता है तो बदले में हमारा सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन क्या प्रोवाइड करेगा, एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा। क्या एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉय कोड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इसको किसी भी एंगल से आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, इस तरह का एरर मैसेज देगा। और हमें फोर्स करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, मजबूर करेगा, डाल भैया वैल्यू डाल। अगर वैल्यू नहीं डालेगा यहाँ पे तो आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो इस तरह की बंदिश को हमने क्या नाम दिया, नल कंस्ट्रेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब कभी हम कंपनी के अंदर डेटा एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ वैल्यू डालनी हमारे लिए कंपलसरी होती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का कोड डालना मेरे लिए कंपलसरी है, एम्प्लॉय का एड्रेस डालना मेरे लिए कंपलसरी है, एम्प्लॉय का नाम डालना मेरे लिए कंपलसरी है, एम्प्लॉय को हम तनख्वाह दे रहे हैं तो सैलरी डालना मेरे लिए कंपलसरी है, एम्प्लॉय को मिलेगा कमीशन, कमीशन डालना कंपलसरी नहीं है। अगर कमीशन वाली हरकतें करेगा, अगर टारगेट अचीव करेगा, अगर ज़्यादा माल बेचेगा तो कमीशन दी जाएगी, अन्यथा कमीशन नहीं मिलेगी। तो ये हरकत मेरे पास क्या होती है, ये हरकत होती है मेरे पास ऑप्शनल। तो मैं यहाँ पे नल कंस्ट्रेंट नाम की बंदिश लगाने के बारे में नहीं सोचूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी ये मेरे लिए कंपलसरी हो गया, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। गलती से इनमें से कोई भी डब्बा अगर मेरा ब्लैंक रहता है तो बदले में हमें क्या मिलना चाहिए, बदले में हमें मिलना चाहिए एरर मैसेज।
ठीक है जी। तो अगर ये चीज़ आप चाहते हैं तो हमारे प्रोफेशनल्स को क्या करना पड़ेगा, उनको नल कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट। तो अगर किसी फील्ड के साथ नल कंस्ट्रेंट आपका लगा हुआ है तो इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अगर ये हमारी ब्लैंक होती है तो बदले में सिस्टम विल प्रोवाइड अस द एरर मैसेज। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए, तो ये हमारे पास जानकारी हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, नल कंस्ट्रेंट का नाम दिया। अगला मेरे पास आ रहा है, ध्यान से समझना, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट मीन्स समथिंग विच इज प्री स्पेसिफाइड। जो चीज़ मेरे से पहले से ही प्री स्पेसिफाइड हो जाए उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, डिफ़ॉल्ट का नाम दिया है। पहली बात, डिफ़ॉल्ट नाम से बच्चे ये समझते हैं कि सर आप कुछ ना डिस्कस कर रहे हो किसके बारे में, कोई कमी के बारे में, जिसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, जिसको मैंने यहाँ पे फॉल्ट का नाम दे दिया। तो पहली बात बेटा कान खोल के सुन लो, डिफ़ॉल्ट का मतलब फॉल्ट नहीं होता। कई बार आप फॉल्ट मैच कर रहे हो ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जो चीज़ हमारी पहले से स्पेसिफाइड है, जिसको हम लोगों ने पहले से स्पेसिफाई करा हुआ है, उसको हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। इससे बेनिफिट क्या होता है, हमने कहा इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस the input operations. It is implemented to reduce the input operations, यानी इनपुट को हमारा क्या करेगा, ऑपरेशंस को फास्ट कर देगा, उसका इनपुट टाइम रिड्यूस कर देगा। तो हम सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, रिड्यूस द इनपुट टाइम। और जायज़ सी बात है, इनपुट अगर स्लो होगा तो प्रोसेसिंग भी स्लो होगी, प्रोसेसिंग अगर स्लो होगा तो आउटपुट भी स्लो आएगा, और इनपुट अगर फास्ट होगा तो प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा, और प्रोसेसिंग फास्ट होगा तो आउटपुट भी फास्ट आएगा। ये तो जीवन का रूल है हमारे पास भाई। पहले हमें इनपुट करना पड़ता है, फिर हमें प्रोसेस करना पड़ता है, फिर हमें आउटपुट करना पड़ता है। कल को मैंने क्या करा, इनपुट को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। इनपुट को फास्ट कर दिया तो प्रोसेसिंग भी क्या होगा, फास्ट होगा, आउटपुट भी मेरे पास क्या आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हमारा क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने का हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, टेढ़ी चीज़ है, वो समझाने जा रहा हूँ, समझो ज़रा। हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा लेटर से ये हमारे पास एक डेटा एंट्री फॉर्म है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डेटा एंट्री फॉर्म है, और हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड भरना है, एम्प्लॉय का नाम भरना है, और लेटर से मेरे को एम्प्लॉय का सैलरी भरना है। ठीक है, इमेजिन करो हमारे पास ये तीन है, उसको मैंने क्या नाम दिया कि ये मेरे पास फॉर्म है, जिसको बदले में मैंने क्या नाम दिया, डेटा एंट्री फॉर्म का नाम दिया। यहाँ पे ओके नाम का बटन आ गया, यहाँ पे कैंसिल नाम का बटन आ गया। अब हमने एम्प्लॉय सैलरी के साथ क्या कर रखा है, देखो मैंने यहाँ पे एक नल कंस्ट्रेंट लगा रखा है। नल कंस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, गलती से भी यहाँ पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक हो गया तो बदले में क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा। और प्लस हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक और कंस्ट्रेंट लगा रखा है, बंदिश वाला कंस्ट्रेंट लगा रखा है, जिसको हमने क्या नाम दिया, रेंज कंस्ट्रेंट का नाम दिया। और मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि तनख्वाह मेरी मिनिमम टू मिनिमम 5000 होगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख होगी। तो बच्चे ये मेरे पास क्या हो गया, आपका मिनिमम रेंज, और ये मेरे पास क्या हो गया, आपका मैक्सिमम रेंज। ठीक है ब्रो, क्लियर है बच्चे? और ये जो चीज़ है मेरे पास, तीसरा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और कंस्ट्रेंट लगा दिया, जिसको मैंने क्या नाम दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया। पहला सवाल बच्चे के दिमाग में क्या घूम रहा है, पहला सवाल बच्चे के दिमाग में ये घूम रहा है कि सर क्या मल्टीपल कंस्ट्रेंट एक ही फील्ड के साथ लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है।
जैसे मैंने पहली बंदिश ये लगा दी, दूसरी बंदिश ये लगा दी और तीसरी बंदिश मैंने आपके समक्ष ये लगा दी। तो उम्मीद करता हूँ पहली भी क्लियर होगी, दूसरी भी क्लियर होगी। तीसरी के बारे में अभी मैंने डिस्कशन नहीं करा, तो तीसरी भी अब मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो तीसरी में मैंने क्या बोला, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ें पहले से स्पेसिफाइड हैं। लेटेस्ट से हमने डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे क्या लिख दिया कि जैसे ही फॉर्म खुलेगा पहले से ही वहाँ पे क्या लिखा नज़र आएगा, 6000। तो जैसे ही यहाँ पे फॉर्म खुला तो यहाँ पे क्या लिखा नज़र आ गया बेटा, 6000। अब समझना ज़रा बात को, यानी समथिंग विच इज़ प्री स्पेसिफाइड, जो चीज़ पहले से ही स्पेसिफाइड करी जाती है उसको हमने डिफ़ॉल्ट का नाम दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा एंट्री का टाइम आएगा। जब डेटा एंट्री का टाइम आएगा तो हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय का कोड डाल दिया, एम्प्लॉय का नेम डाल दिया, और मान लो यूज़र ने यहाँ पे एंट्री नहीं डाला और उसने सीधा ओके पे क्लिक कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ओके पे क्लिक कर दिया तो ये क्या होगा, जो हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल होगा उसके अंदर ये सारी जानकारी हमारे पास फीड हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि सैलरी के खाने में क्या सेव होगा। तो आपने साहब बोल दिया कि सर सैलरी के खाने में फाइल के अंदर हमारा क्या सेव होगा, हमारा सेव हो जाएगा 6000। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या यूज़र ने अपने हाथ से एंटर करा, आपने कहा यूज़र ने अपने हाथ से एंटर नहीं करा। ये तो सर ऑटोमेटिकली आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो यूज़र को कितना आराम मिला, बड़ा आराम मिला सर। उसको ना तो 6 दबाना पड़ा, ना 0 दबाना पड़ा, ना 0 दबाना पड़ा, ना 0 दबाना पड़ा, यानी 4 नंबर्स जो उसको दबाने चाहिए थे कीबोर्ड से वो उसको नहीं दबाने पड़े। अब इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। मान लो हमने कहा हमारी कंपनी में टोटल मिला के 4 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। सर ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने कहा लेटेस्ट से रिलायंस नाम की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जहाँ पे 4 लाख बंदा काम कर रहा है। हमने कहा 4 लाख में से लेटेस्ट से हमने कहा 3 लाख बंदों की जो तनख्वाह है ना वो इंटर्नशिप पे रखी हुई है और हम उनको तनख्वाह देते हैं 6000 पे। तो जाहिर सी बात है, जब 3 लाख बंदों के लिए हमें डेटा फीड करना होगा तो ये तो हमें इनपुट करना ही नहीं पड़ेगा। 3 लाख बंदों का अगर डेटा मेरे को इनपुट करना होगा तो मेरे को 4 बटन दबाने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर रखा है तो 4 बटन नहीं दबाने पड़ेंगे। तो 12 लाख बार बटन नहीं दबेगा कीबोर्ड से, ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। मेरे को महसूस हुआ कि 6000 अपने में एक ऐसी टर्म है जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह है। ऐसा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, समझाने के लिए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है उसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। तो मेरे को यहाँ पे 4 बार बटन नहीं दबाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जैसे ही फॉर्म खुला होगा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा होगा, 6000 लिखा होगा और काम ख़त्म। तो इससे मेरा इनपुट क्या हो गया, फास्ट हो गया। अगर मेरे को हाथ से 12 लाख बार बटन दबाना पड़ता, मेरे हाथ टूट जाते, मेरे हाथ थक जाते, मेरा इनपुट स्लो हो जाता। और मेरा इनपुट स्लो होगा तो मेरा सीपीयू का प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, सीपीयू का प्रोसेसिंग स्लो होगा तो मेरा आउटपुट भी क्या आएगा, स्लो आएगा। तो इस बंदिश को हमने क्या नाम दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का नाम यहाँ पे दिया। तो इस कहानी में आपने क्या सीखा, इस कहानी में आपने ये सीखा कि आप फील्ड के साथ मल्टीपल बंदिशें लगाई जा सकती हैं, बिल्कुल लगाई जा सकती हैं। और डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कोई आपको एरर मैसेज नहीं दिखाता बल्कि आपकी इनपुट करने वाली हरकतों को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, और प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है बच्चे, तो पॉज करके ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लेना। तो आज मैंने आपको क्या समझाया, आज मैंने आपको ये समझाया कि हमें जब भी आपका कोई टेबल क्रिएट करना है, जब भी हमें टेबल क्रिएट करना होता है तो क्रिएट क्यों करते हैं, ताकि डेटा सेव कर सके। तो डेटा सेव करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, टेबल का ढांचा बनाना पड़ता है। और जब मैं ढांचा बनाने की बात करता हूं तो उसमें फील्ड का नाम, फील्ड का साइज, फील्ड का डेटा टाइप और फील्ड के कंस्ट्रेंट हमें स्पेसिफाई करने होते हैं। फिलहाल कितने तरह के कंस्ट्रेंट हम पढ़ रहे हैं, 4 तरह के, जिसमें एक का नाम है रेंज कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, और एक का नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है बच्चे, तो रेंज के बारे में जानकारी हो गया, नल के बारे में जानकारी हो गया, डिफ़ॉल्ट के बारे में जानकारी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लेक्चर है, लंबा लेक्चर है, तो इसको हम जानकारी को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। व्हाट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टडी अबाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है बच्चे, तो ये मेरे रेफरेंस के लिए है।
और मेरे को याद रहेगा कि मेरे को आपको ये टॉपिक पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास कब दोगे? जल्दी दूंगा बेटा, जल्दी दूंगा। माफ़ी चाहता हूँ बीच में गैप का। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ज़्यादा टाइम दूँ, उतना ईश्वर मेरे लिए मुश्किल कर रहा है। और वही वाली बात है कि जब किसी का अच्छा करो तो ईश्वर आपके लिए ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा कर देता है। चलो वो अच्छा क्या हो रहा है वो बात की बात है, पर अब मैं आपको नए साल में कंटेंट की स्पीड बढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। और अब आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा डेटा मिलेगा, तो जस्ट रेडी रहना। प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आपको और भी मल्टीपल फैकल्टीज़ का सहयोग मैं आपको देना अब स्टार्ट कर दूंगा, उनके लेक्चर्स भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छा सा मेहनत करो इस साल में। मंगल का साल है, 2025 का साल है, बजरंग बली जी का साल है, सबके लिए आशीर्वाद बनकर आएगा। और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है भैया, और 8 नंबर है, 2 का मतलब होता है हमारे पास 11 हो गया, या हमारे पास आपका 20 हो गया, 4 का मतलब है 13 हो गया, या आपका 22 हो गया, और 8 नंबर जो हमारे पास है, और जिसका 17 हो गया या 26 हो गया। ये जो 9 डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, ये डेट जो है ये हनुमान जी की पूजा हाई लेवल की करें इस साल। बस ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। ये जो 9 जो तारीख हैं, 30 में से जो 9 तारीख हैं, इनका जब भी जो जन्मदिन आता है जिन बच्चों का, वो हनुमान जी की उपासना ज़्यादा करें। आपका साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, पर कोशिश करिए उपासना जितनी ज़्यादा कर सकें, ठीक है जी। चलिए एनी हाउ, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी मिलेंगे, अगर ईश्वर ने चाहा तो जल्दी मैं लेक्चर आपको अपलोड करके दूंगा। थैंक यू सो मच। और बताना कमेंट करके, एक तो कमेंट में नया साल मुबारक लिख देना यार, ठीक है ना, इतना तो कर सकते हो। और दूसरा ये बताना कि आपको ये रेंज कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट समझ में आया है या नहीं आया।